बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड मैट्रिक केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 12 कार्बन सिलिकॉन एंड देयर कंपाउंड्स। ठीक है, मैंने हर वीडियो ये जो सीरीज़ चल रही है कार्बन की, सबके नीचे सॉरी लिख दिया है। ठीक है, सॉरी मैं कार्बन नाइट्रोजन बोलता रहा, हालांकि ये कार्बन सिलिकॉन एंड देयर कंपाउंड्स है। पार्ट 7 करने जा रहे हैं इस कार्बन सीरीज़ का। इसमें हम ग्रेफाइट को डिस्कस करेंगे। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को लाजमी नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। क्या है ग्रेफाइट? अब तो ये बताने की ज़रूरत नहीं है। एलिमेंटल फॉर्म है, एलिमेंटल फॉर्म है। सबसे पहले स्टार्ट किससे लें? हमेशा स्टार्ट इस चीज़ से लें, कभी भी आप भटकेंगे नहीं। एलिमेंटल फॉर्म और ये और तो आप सुनते ही रहते हैं। ये हमारी अर्थ है, इस पे दो किस्म की चीज़ें हैं, लिविंग थिंग्स है, नॉन लिविंग थिंग्स है। ये क्या है भाई? ग्रेफाइट। अब मैं इसी तरह स्टार्ट लिया करूँगा ताकि आप इधर उधर जो ना गुम नहीं हो जाएं कहीं। तो ग्रेफाइट क्या है? नॉन लिविंग थिंग है भाई। ठीक है, अच्छा। उसके अलावा हमारी ज़मीन पर यही लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग्स जो हैं वो 3 स्टेट्स में अवेलेबल हैं। चौथी स्टेट तो जो है प्लाज्मा या बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, वो हमारे भी हिस्सा नहीं है डिस्कशन का। तो 3 तक ही हम रखेंगे। तो ये क्या है? ये सॉलिड है, सॉलिड नॉन लिविंग थिंग है। उसके बाद फिर हमारे पास 3 किस्म की चीज़ें हैं हमारी ज़मीन पर, या तो एलिमेंटल फॉर्म में है, या कंपाउंड फॉर्म में है, या मिक्सचर फॉर्म में है। इन तीनों को समझना है तो फिर पार्ट 1 देखिए इसका। अगर नहीं देखा तो बेहद ज़रूरी है आपके लिए, तो फिर आपको समझ में आ जाएगा। ग्रेफाइट जो है हमारे पास ये एलिमेंटल फॉर्म है, प्योरली जो है वो एक ही किस्म के कार्बन के एटम्स जो हैं इसके अंदर आपको मिलेंगे। उसके बाद फिर और क्या है? इसको एक और नाम हम दे सकते हैं, एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। ठीक है, या एलोट्रॉपिक मॉडिफिकेशन, 2 नाम। ठीक है, तो इसको आप एलोट्रॉप ऑफ कार्बन भी कह सकते हैं, एलोट्रॉपिक मॉडिफिकेशन ऑफ कार्बन भी कह सकते हैं, इसको आप नॉन लिविंग थिंग भी कह सकते हैं, इसको आप एलिमेंट कार्बन भी कह सकते हैं, और इसको आप जो है वो क्या कह सकते हैं? बस सारे नाम हो गए। ठीक है, तो काफ़ी सारे मैंने इसके नाम बता दिए आपको। तो इससे हमेशा स्टार्ट लें, मैं इसी से स्टार्ट लूँगा, याद करा दूँगा आपको इंशाल्लाह। आप साइंस की दुनिया में कहीं इधर उधर नहीं जाएंगे। तो ये ग्रेफाइट है। ये नॉर्मली एक हिस्ट्री सुना दूँ पहले। वो बोलते हैं ये जो लेड की पेंसिल्स हैं, लेड पेंसिल्स, ये आपने भी शायद क्लास में सुना हो। लेड पेंसिल्स लिखी हुई होती हैं, पेंसिल के ऊपर लिखा होता है लेड पेंसिल। लेड क्या है? ये भी एक एलिमेंट है। ठीक है, ये भी एक एलिमेंट है, सॉलिड होता है ये। जिस तरह हमारे पास दूसरे एलिमेंट हैं, हमारे पास सोडियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, आयरन है, गोल्ड है, सिल्वर है, ये सब सॉलिड्स में है। इसी तरह लेड जो है ये भी सॉलिड होता है। ठीक है, ये भी एक एलिमेंट है। और कार्बन, कार्बन भी एक एलिमेंट है। दोनों में बहुत फ़र्क है। कार्बन आपको पता है एक अलग किस्म का एलिमेंट है, इसके काम अलग हैं, अंदाज अलग हैं। और कार्बन की ही ये एक एलोट्रॉपिक मॉडिफिकेशन है। कार्बन का ही एक एलोट्रॉप है। डायमंड भी एक एलोट्रॉप है, और बकी बॉल्स भी एलोट्रॉप हैं कार्बन के। और हम जब ये सुनते हैं कि ग्रेफाइट का यूज़ जो है वो पेंसिल्स में हो रहा है, लेड पेंसिल्स में, तो हमें हमारे जहन में ये फ़ौरन बात आनी चाहिए। मेरे जहन में भी ये बात आई। मैंने कहा ये क्या बोल रहे हैं? लेड पेंसिल के अंदर ग्रेफाइट, ग्रेफाइट तो कार्बन है। अब कार्बन और लेड, इन दोनों को अगर मवाजना करें, कंपैरिजन करें, तो मैं अगर आपको कहूँ ये मार्कर है और ये बोर्ड है, क्या ये मिलते जुलते हैं? आप बोलेंगे नहीं सर, एंटायरली डिफरेंट चीज़ें हैं। ये तो मार्कर है, ये बोर्ड है, ऐसा थोड़ी ना कोई। हाँ, अगर इसके साथ ही मैं कोई दूसरा एक मार्कर ये वाला ले आता हूँ, तो मैं कहूँ ये मार्कर है और ये भी मार्कर है, या फिर कोई और नाम मैं इसको दे दूँ, लेकिन आपको पता है नाम अलग देने से भी फिर भी मिलते जुलते तो हैं ना, काम तो दोनों का एक ही है। लेकिन अगर मैं यहाँ से कंपेयर करूँ बोर्ड से और मार्कर से, तो आप क्या बोलेंगे? बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है, जुदा चीज़ है। एग्जैक्टली यहाँ पर ये इशू है। लेड ये एक अलग चीज़ है और कार्बन ये एक अलग चीज़ है। अब सवाल ये पैदा होता है कि लेड पेंसिल्स कहा जा रहा है और उसमें है ग्रेफाइट। सोचने की बात है ना। मैं आपको इसकी हिस्ट्री बताता हूँ। 200-300 साल पहले चल रही इंग्लैंड में एक जगह पर ये डिस्कवरी हुई थी। ठीक है, वहाँ पर पता चला था ये पहाड़ों में से निकलना शुरू हुआ, ब्लैक कलर का। लेड उससे पहले डिस्कवर हो चुका था, लेड के बारे में लोगों को पता था।
शुरू में जब ये ग्रेफाइट निकलना शुरू हुआ ना, तो ये ग्रेफाइट जो है वो ब्लैक कलर का था। अभी तो आपको पता है सिल्वरी ग्रे कलर का होता है ना, ये हल्का सा। पेंसिल को देखें आप, पेंसिल और पेंसिल की नोक जो होती है उसमें असल में ग्रेफाइट और मट्टी, क्ले मिक्स, उसका मिक्सचर होता है। अच्छी क्वालिटी की पेंसिल के अंदर ज़्यादा ग्रेफाइट होगा, कम क्वालिटी की पेंसिल के अंदर जो है वो मट्टी ज़्यादा होगी, ग्रेफाइट कम होगा। बहरहाल तो ब्लैक कलर का ये मिला, तो उस ज़माने में लेड तो सबको पता था, ये लेड से बहुत मिलता जुलता था। ज़रा समझिएगा इस बात को। ग्रेफाइट और लेड जो है दिखने में बिल्कुल एक जैसे ही लगते थे, तो लोगों ने ये समझा कि ये जो पहाड़ों से निकल रहा है ये लेड निकल रहा है, और लेड की तरह उसको इस्तेमाल करना चाहते थे, तो वो लेड की तरह इस्तेमाल होता ही नहीं था, क्योंकि वो तो लेड था ही नहीं, वो लेड से मिलता जुलता था, वो ये था। समझ में आ गई बात। अब लैटिन लैंग्वेज के अंदर, लातीनी ज़बान के अंदर इसी लेड को लैटिन लैंग्वेज में प्लम्बम कहा जाता है, प्लम्बम। तो लोगों ने बोला प्लम्बम निकल रहा है भाई, यहाँ से प्लम्बम निकल रहा है, प्लम्बम निकल रहा है, प्लम्बम निकल रहा है, मतलब लेड निकल रहा है। आगे जाके फिर पता चला काफ़ी टाइम बाद, एक साइंटिस्ट से, वो लंबी हिस्ट्री है, अभी फ़िलहाल तो वो इन शॉर्ट करके आपको बता रहा हूँ। तो जाके पता चला कि भाई साहब ये लेड नहीं है, ये प्लम्बम नहीं है, बल्कि असल में क्या है, ये एक कार्बन की एलोट्रोपिक मॉडिफिकेशन है, कार्बन का ये एक एलोट्रोप है। आगे चल के ये बात पता चली, लेकिन 70-80 साल बाद, 100 साल बाद जब ये बात पता चली, इन सालों के दौरान इस ग्रेफाइट का प्लम्बम और लेड की शक्ल में, प्लम्बम और लेड समझते हुए इस ग्रेफाइट का यूज़ भी शुरू हो चुका था। और कई यूज़ थे इसके, बहुत सारी जगहों पे इसके यूजेस हो रहे थे, लेकिन पेंसिल के अंदर जो है वो लिखने के तौर पर, बाकायदा राइटिंग पर्पस के लिए इसका यूज़ हो चुका था। पेंसिल्स बनना शुरू हो गई थी, उसमें इस ग्रेफाइट का यूज़ होना शुरू हो गया था लेड समझते हुए। इसीलिए उस ज़माने में जो पेंसिल्स बनी तो उनके साथ लिख दिया जाता था कि ये लेड पेंसिल हैं, और वो टर्म अभी तक चलती भी आ रही है। अभी भी पेंसिल्स के ऊपर लिखा होता है लेड पेंसिल। लेड का सिंबल जो है PB है, PB ये लेड का सिंबल है। तो उस ज़माने से अभी तक यही चलता हुआ आ रहा है। हालांकि पेंसिल के अंदर लेड नहीं है, प्लम्बम नहीं है, ग्रेफाइट है, क्योंकि मिलते जुलते दोनों तकरीबन एक ही शक्ल जैसे दिखने में एक जैसे लगते थे, तो शुरू में लोग ग्रेफाइट को लेड समझे, और इससे पेंसिल्स भी बन गई, सब कुछ हो गया। और उसके ऊपर गलत फहमी में ग्रेफाइट पेंसिल लिखने के बजाय उन्होंने लेड पेंसिल लिखना शुरू कर दिया कि ये लेड की पेंसिल है, हालांकि ये ग्रेफाइट की पेंसिल्स थी। हिस्ट्री समझ में आई बात आपको। अब ये पता चल गया था लोगों को कि हाँ भाई ये असल में लेड नहीं है, ये तो ग्रेफाइट है, लेकिन क्योंकि नाम मशहूर हो चुका था, वो गलत नाम ही चलता रहा, और फिर इस तरह से ये आज हम देखते हैं लेड पेंसिल। तो समझ में आई बात आपको कि लेड पेंसिल का मतलब असल में उसमें लेड नहीं होता, ग्रेफाइट ही होता है। ये इसका बैकग्राउंड था। बहरहाल तो यहाँ पर ये, अब तो वो बातें जो आपके बुक में लिखी हुई है वो सब बता देता हूँ। इसकी डेंसिटी कितनी है, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, ये वो काफ़ी सारी चीज़ें। इसी प्लम्बम से ये एक नाम बना प्लम्बेगो। प्लम्बम कहें या प्लम्बेगो कहें, तो ये जब ज़मीन से निकलता था तो ये कलर इसका ब्लैक ही होता था, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ होती हैं। सफाई वगैरह के बाद जो है इस प्लम्बेगो में से ये ग्रेफाइट निकलता था। समझ आ गई बात। तो ग्रेफाइट जब ज़मीन से निकाला जाता है तो काले रंग का होता है, ठीक है। प्लम्बेगो वर्ड से मत उलझिएगा, ठीक है। प्लम्बेगो वर्ड और प्लम्बम ये वही गलत नाम है, यानी कि लेड के ही ये नाम है। लेड बोलें आप, प्लम्बम बोलें आप, प्लम्बेगो बोलें, एक ही मतलब है। समझ में आ रही है बात आपको। ये पुराने नाम हैं। तो ये सिर्फ मैं समझाने के लिए आपको बोल रहा हूँ कि इसको प्लम्बेगो क्यों कहा जाता था उस ज़माने में, प्लम्बेगो या प्लम्बम, ठीक है। अब इससे आगे चलें सर, बस आगे चलें, अभी बहुत हो गई प्लम्बेगो को, आगे चलें, आगे चलते हैं, ठीक है भाई। तो बहरहाल जब ज़मीन से ये ग्रेफाइट निकलता है तो ऐसा नहीं होता जैसे कि आप इसका सुनते हैं क्या, ग्रे कलर का, ग्रे और ब्लैक में फ़र्क है ना। तो ये ग्रे कलर का असल में ग्रेफाइट होता है, लेकिन जब ज़मीन से निकलता है ये तो ये ब्लैक कलर का होता है। उसके बाद इसको थोड़ा साफ़ वाफ किया जाता है, पॉलिश वॉलिश किया जाता है, चमकाया जाता है,
तो फिर इसका कलर जो है वो ग्रे हो जाता है ब्लैक के बजाय। ठीक हो गया भाई। तो ये प्लम्बेगो भी हो गया। अच्छा, और क्या क्या बातें हैं इसके अंदर? अच्छा, उसके बाद जो है वो कहाँ कहाँ ये पाया जाता है, कहाँ कहाँ ये पाया जाता है। मैं डस्टर देख रहा हूँ, वहाँ मिल गया। कहाँ कहाँ ये पाया जाता है ग्रेफाइट जो है दुनिया में कहाँ कहाँ पाया जाता है? श्रीलंका में पाया जाता है, साइबेरिया में पाया जाता है। साइबेरिया जो है वो रशिया की ही एक जगह है। कोल्डेस्ट रीजन है साइबेरिया, बहुत ज़्यादा ठंडा इलाका है। मेरे ख्याल में रशिया या रूस का सूबा है, साइबेरिया में ये पाया जाता है। साइबेरिया में, ठीक है। रशिया में ये जो है वो साइबेरिया, श्रीलंका, ठीक है भाई। साइबेरिया में बहुत ज़्यादा मिलता है ये, और जो है ये श्रीलंका में बहुत ज़्यादा मिलता है, कनाडा में बहुत ज़्यादा मिलता है ये ग्रेफाइट। ठीक हो गया भाई। तो ये इन जगहों पे पाया जाता है, नोट्स में अपने डाल लीजिए। ठीक है भाई। अच्छा, और क्या क्या इसमें मालूमात हैं? सॉफ्ट एंड ग्रीसी होता है, सॉफ्ट होता है ये, और ग्रीसी होता है। ग्रीसी वर्ड ग्रीस से निकला है, ठीक है। ग्रीस का मतलब ये ऑयल एंड लिब्रिकेंट होता है, ठीक है। ग्रीस ये कहाँ लगाया जाता है? इंजन्स के अंदर जो है वो इंजन के पार्ट्स में ग्रीसिंग की जाती है, ठीक है, ताकि वहाँ पर फ्रिक्शन पैदा ना हो। क्योंकि इंजन के पार्ट्स एक दूसरे पे जब हरकत करते हैं ना, तो बड़ी रगड़ प्रोड्यूस होती है, बहुत ज़्यादा रबिंग होती है। तो रबिंग की वजह से हीटअप हो जाते हैं इंजन्स, तो इंजन्स के पार्ट्स को अंदर से ग्रीस लगाया जाता है, तो इसीलिए ग्रीसी कहा गया, चिकना है ये, ठीक है। और इसकी डेंसिटी 2.2 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, 2.2 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर डेंसिटी क्या है, इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है भाई। अच्छा, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है ये। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, देखें यहाँ एक बुनियादी फ़र्क आ जाता है। डायमंड को देखें तो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं हो सकता, लेकिन ग्रेफाइट के अंदर से जो है वो इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाता है। उसकी वजह क्या होती है? वाई। ये क्वेश्चन नॉर्मली जो है वो एग्जाम में आ जाता है। वाई बोथ आर ट्रू एलोट्रॉप। डायमंड जो है वो भी कार्बन के एटम से मिलकर बना है, ग्रेफाइट जो है वो भी कार्बन के एटम से मिलकर बना है। तो डायमंड में से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, लेकिन ग्रेफाइट में से इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पास हो जाता है। इसकी वजह क्या है? होता यह है कि हमारे पास, क्योंकि ग्रेफाइट कार्बन की ही एक शक्ल है, डायमंड कार्बन की ही एक शक्ल है। कार्बन का वैलेंस शेल अगर देखें, लास्ट शेल, उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। डायमंड के अंदर ये 4 के 4 इलेक्ट्रॉन्स डायमंड के एटम्स में, डायमंड बोले तो कार्बन, हाँ ये मत भूलिएगा। तो डायमंड के अंदर जो कार्बन के एटम्स हैं, वो ये 4 के 4 जो है वो केमिकल बॉन्ड बनाते हैं दूसरे कार्बन के एटम के साथ, ये इस तरह से ये केमिकल बॉन्ड बनाते हैं। समझ में आ गई बात? लेकिन अगर ग्रेफाइट को देखें तो ग्रेफाइट में 3 तो केमिकल बॉन्ड बनाते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन इसके, 3 इलेक्ट्रॉन इसके, ये तो केमिकल बॉन्ड बनाते हैं एक दूसरे के साथ, लेकिन एक एक इलेक्ट्रॉन हर कार्बन के एटम का ग्रेफाइट में वो फ्री होता है। तो ये डीलोकेलाइज्ड हो जाता है। डीलोकेलाइज्ड मतलब इसकी लोकेशन बदलती रहती है। डीलोकेलाइज्ड वर्ड लोकेलाइज्ड से निकला है, और लोकेलाइज्ड वर्ड लोकेशन से लिखना है, और लोकेशन का मतलब जगह। तो इसकी लोकेशन जो है वो चेंज होती रहती है, डीलोकेलाइज्ड रहते हैं। ये पूरे वो जो कार्बन, वो जो ग्रेफाइट का एक पीस है, उसके अंदर ये सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव करते रहते हैं, फ्रीली मूव करते रहते हैं इस तरह से, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन्स। और आपको पता है इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने के लिए ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही चाहिए होते हैं। मेटल्स के अंदर इलेक्ट्रिक करंट क्यों फ्लो कर लेता है? क्योंकि मेटल्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, और इसीलिए ग्रेफाइट के अंदर भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मौजूद होते हैं, यही सिंगल सिंगल वाले। ये वजह है कि ग्रेफाइट में जो है वो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो जाता है। इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं। समझ आ गई बात? अच्छा, ये भी हो गई बात, इसको मिटा दूं। और क्या बात है? लेड पेंसिल्स जो बनी हुई होती हैं, वो मैंने अभी आपको बताया किससे बनी हुई होती हैं। लेड पेंसिल्स जो हैं वो
ग्रेफाइट प्लस क्ले, ग्रेफाइट और मट्टी से मिलके बनी हुई होती है। लेड पेंसिल्स जिनमें लेड का नामो निशान कहीं नहीं है दूर दूर तक, ये असल में ग्रेफाइट प्लस क्ले, ग्रेफाइट और मट्टी से मिलके ये बनी होती हैं। ठीक है भाई। इसके अलावा जो है वो पेंट में इस्तेमाल होता है ग्रेफाइट का, ब्लैक पिगमेंट के तौर पे, ब्लैक पिगमेंट। ये पेंट जो है, पहले इनका क्लियर कर दूं कि ये पेंट बनते कैसे हैं। मिसाल के तौर पर पेंट के लिए आप वाटर ले लीजिए, ये वाटर आपने ले लिया एक कंटेनर के अंदर। अब दूसरी चीज़ जो है वो पाउडर चाहिए आपको, पाउडर चाहिए। अब ये पाउडर टेल्कम पाउडर नहीं होगा, कोई दूसरी ऐसी चीज़ होगी जिसको आपने पीस पीस के पाउडर की शक्ल दे दी है। समझ में आ गई बात। तो ये ग्रेफाइट जो है इसको भी बाकायदा क्या किया जाता है, इसको पीसा जाता है। इसको क्या किया जाता है, इसको पीसा जाता है। उसको पाउडर फॉर्म में जब ले आते हैं तो पाउडर के अंदर ये पिगमेंट जो हैं, इनका मतलब है ग्रेन्स या दाने, आसान लफ्ज़ों में। तो दानेदार हो जाता है ये ग्रेफाइट, दानेदार हो जाता है ये। ठीक है, ये ग्रेफाइट दानेदार हो जाता है, जैसे कि नमक के दाने होते हैं। तो उन्हीं दानों को ग्रेन्स कहते हैं और पिगमेंट कहते हैं। तो इनको इसके अंदर डाल दिया जाता है पानी के अंदर। मिसाल के तौर पर, अभी मैं एग्जैक्ट पेंट का स्ट्रक्चर नहीं बता रहा आपको, सिर्फ पेंट का मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको कि पेंट बनता कैसे। यहाँ पानी लिया है मैंने, पेंट में पानी नहीं होता। ठीक है, होता भी है नहीं होता मुझे नहीं पता, लेकिन बहरहाल मैं सिर्फ ये समझा रहा हूँ कि यहाँ पर ग्रेफाइट को बोला जा रहा है कि पेंट में इस्तेमाल हो रहा है ब्लैक पिगमेंट्स के तौर पर, यानी कि ब्लैक दानों के तौर पर। ठीक है, ग्रेन्स के तौर पे, और इसमें मिक्स कर दिया जाता है। इसको फिर मिक्स कर लेते हैं और चला लेते हैं, ये पेंट बन गया आपका जो बाज़ार में मिलता है। ठीक है, कभी आपको पेंट की तफसीलात भी बताएंगे। तो इसका एक यूज़ जो है वो ब्लैक पिगमेंट्स के तौर पर भी है ग्रेफाइट का। न्यूक्लियर रिएक्शंस में इसका यूज़ होता है ग्रेफाइट का, न्यूक्लियर रिएक्शंस के अंदर। अब ये न्यूक्लियर रिएक्शंस जो हैं, ये तो इसके ऊपर मुझे एक और बेसिक वीडियो बनानी पड़ेगी, लेकिन आपको ये बता दूं न्यूक्लियर रिएक्शंस कहाँ होते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर्स में होते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर्स क्या होते हैं, मशीन है एक। इस मशीन में हो क्या रहा है, इस मशीन में एक एटम है। इस मशीन में क्या क्या है आपके पास, इस मशीन में एटम है, उसके न्यूक्लियस, बल्कि एटम नहीं, एटम का न्यूक्लियस है। एक एटम का न्यूक्लियस, ये समझ लीजिए, एक एटम का न्यूक्लियस निकाल लिया गया। न्यूक्लियस आपको पता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलके बनता है, इस तरह गुच्छे की शक्ल में ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ये न्यूक्लियस होता है। और इस मशीन में एक दूसरे एटम से सिर्फ न्यूट्रॉन लिए जाते हैं। तो दूसरे एटम से आपने न्यूट्रॉन ले लिए और क्या ले लिए, न्यूक्लियस ले लिए, और इस मशीन में डाल दिए, जिसको न्यूक्लियर रिएक्टर कहते हैं। यहाँ पर आपने क्या करना होता है कि आपने इन न्यूट्रॉन्स को जो है वो बड़ी ही स्पीड के साथ इस न्यूक्लियस के साथ हिट करना होता है। जैसे ही ये न्यूट्रॉन्स हिट करते हैं इस न्यूक्लियस को, इसमें से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स जो हैं वो बिखर जाते हैं, ये टूट जाता है, ये ब्रेक हो जाता है। फिजन रिएक्शन होता है यहाँ पर। न्यूक्लियर रिएक्शन की एक टाइप है फिजन रिएक्शन। फिजन मीन्स ब्रेक होना, फिजन रिएक्शन, फिजन मीन्स ब्रेक होना, टूट जाना। तो यहाँ पर न्यूक्लियस जो है वो टूट जाता है, किसकी मदद से, न्यूट्रॉन्स की मदद से। तो ये न्यूट्रॉन्स की स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। तो जितनी तेज़ी के साथ ये न्यूट्रॉन्स जाके इस न्यूक्लियस को हिट करेंगे उतना तेज़ ही धमाका होगा, बड़ा ख़तरनाक किस्म का। तो इन न्यूट्रॉन्स की स्पीड को जो है वो कंट्रोल करना होता है। तो ग्रेफाइट जो है इनको इस्तेमाल किया जाता है। ग्रेफाइट जो है इस न्यूट्रॉन्स की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। समझ में आ गई बात। इसीलिए इनको न्यूक्लियर मॉडरेटर कहा जाता है। मॉडरेटर मतलब मॉडरेट करने वाला, मॉडरेट मतलब बैलेंस करने वाला। किसी की रफ्तार बहुत तेज़ है तो उस तेज़ रफ्तार को स्लो करने वाला। ठीक है, जैसे कोई भागता हुआ आ रहा है बड़ी स्पीड के साथ, आप जो है आगे आ जाते हैं, स्लो 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 भाई, स्लो स्लो। जैसे स्पीड ब्रेकर बने हुए होते हैं, वो क्या है, स्पीड मॉडरेटर होते हैं। स्पीड ब्रेकर्स सड़कों पे जो लगे होते हैं, वो रफ्तार को कम करने का काम करते हैं। समझ में आ रही है बात आपको। तो यहाँ पर ये इनका यूज़ होता है। अच्छा, और क्या,
इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो क्या है, बस एंड करते हैं अब ग्रेफाइट का। तबीयत असल में सही नहीं है तो मुझसे ठीक से बोला भी नहीं जा रहा, गला ख़राब, लेकिन काम तो करना है, काम तो करना है, क्या करें। मेल्टिंग पॉइंट इसका 3000 डिग्री सेंटीग्रेड, ये भी डायमंड से कम नहीं होता, डायमंड का 3500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, इसका 3000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। डायमंड की तरह ये भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके जो है वो बर्न हो सकता है, जल सकता है। तो ग्रेफाइट जो है वो अगर आप इसको जलाएंगे, बर्न करेंगे ऑक्सीजन की मौजूदगी में, तो यहाँ भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो पैदा होगी। ठीक है भाई, अब बोला नहीं जा रहा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। पार्ट 7 हो चुका कार्बन सीरीज़ का। अगले टॉपिक के अंदर बाकी बॉल्स को डिस्कस करेंगे, उसकी हिस्ट्री भी कुछ मज़े की है वो बताऊँगा आपको। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।